Assalamu alaikum. In this video, I will discuss some MCQs related to heart physiology और मैं उन MCQs के साथ साथ उनके concepts की explanation भी दूंगा और मैं बताऊंगा वो और किस तरह mold होके आप लोगों को professional exam में आ सकता है. So these are all important MCQs related to heart physiology. ECG के related मैं पहले बना चुका हूँ videos, you can watch it. ये बाकी उसके अलावा जो MCQs है वो आज कवर होंगे. तो आज हम क्या कवर करेंगे? We will cover MCQs related to action potential of SA node, AV node and ventricles, जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल है. Especially its graphs are very important for MCQs as well as SCQs. Then I will discuss effect of different factors on SA node and AV node conduction rate. ये तो MCQs एक लाजमी आता है. SA node और AV node को जो factors affect करते हैं. फिर आता है इफेक्ट ऑफ फाइन कंसंट्रेशन ऑफ हार्ट. हमारे प्रूफ में इसमें से दो एमसीक्यूज आए थे. कंडक्शन पाथवे एंड एवी नोडल डिले. दीज आर ऑल वेरी हाई यील्ड पोर्शन ऑफ हार्ट फिजियोलॉजी जिसमें से एमसीक्यूज प्रूफ में रिपीटेडली आस्क किए जाते हैं बाय डिफरेंट मेथड. लाइक थोड़ा सा चेंजिंग होती है क्वेश्चन में. लाइक अगर पोटेशियम का आया तो इस बार कैल्शियम का आ सकता है. So subscribe my channel for more MCQs videos, including first professional exam MCQs. I will keep on uploading more and more videos. आप लोग कमेंट में सजेस्ट भी कर सकते हैं आप लोग को जिस पोर्शन में डिफिकल्टी आ रही हो. I will try to upload it. So come to the MCQs. So first MCQs. What is the membrane potential threshold at which the SA node discharge? तो SA node का threshold potential क्या होता है? आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे -40, -55. ये दो ऐसे ऑप्शंस है जो कि आप लोग को कंफ्यूज कर सकते हैं. बट इट्स अ थ्रेशहोल्ड लेवल जहां से एक्शन पोटेंशियल अपनी पीक पकड़ना शुरू कर देगा. सो इट्स थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल इज -40 मिलीवोल्ट, जबकि -55 मिलीवोल्ट इसका रेस्टिंग पोटेंशियल है. रेस्टिंग पोटेंशियल से थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल आएगा एंड थ्रेशहोल्ड से देन इट will convert into the action potential. So किस तरह होता है ये देखिए आप थ्रेशहोल्ड देख सकते हैं. अब सबसे ज्यादा आप लोग को जो कंफ्यूजन होती है वो ये नंबरिंग में होती है कि ये 4 है, 0 है, 3 है, यहाँ पे फिर 4 है. और जो वेंट्रिकल के आप एक्शन पोटेंशियल कर्व देखते हैं उस पर आप लोग देखते हैं 0, 1, 2, 3 एंड 4. दीज आर स्टैंडर्ड नंबरिंग. 0 का मतलब इधर होगा कि यहाँ पे डीपोलराइजेशन हो रही है. अगर यहाँ पे 0 है इट मींस डीपोलराइजेशन है. आप वेंट्रिकल के ग्राफ में जाके देख ले उसके एक्शन पोटेंशियल में वहां पे भी 0 डीपोलराइजेशन होगी. 3 रीपोलराइजेशन है. आप वेंट्रिकल में जाके देख सकते हैं 3 रीपोलराइजेशन होगी. 4 इज हाइपर पोलराइजेशन. आप वेंट्रिकल के ग्राफ में देखेंगे देन 4 इज हाइपर पोलराइजेशन स्टेट. जो 1 होती है वो स्लाइटली रीपोलराइजेशन होती है और 2 इज अ प्लेट्यू फेज. प्लेट्यू फेज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ventricular muscle. So plateau phase is necessary for the ventricular muscle के complete filling of heart और टेटनी नहीं होती. सबसे बड़ा करेक्टर प्लेट्यू फेज का है कि हार्ट टेटनाइज्ड नहीं होता. अगर प्लेट्यू फेज हार्ट में ना हो, वेंट्रिकल में ना हो तो हार्ट टेटनाइज हो जाए. ये एमसीक्यूज भी आता है, ये आपसे वाइवा में पूछा जाता है. जो ये बता दे कि प्लेट्यू फेज का क्या फायदा है तो वो ये है कि वो हार्ट में टेटनी नहीं करने देता. अच्छा जी, तो टेटनीज फास्ट कॉन्ट्रैक्शन, कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन होती हैं. अब हम देख सकते हैं ये 4 है यहाँ पे, यानी पहले हो रही है हमारे पास. ये थ्रेशहोल्ड को पहुंच रहे हैं, यानी ये लीकी चैनल्स जो हैं आप लोगों ने पढ़ा होगा लीकी चैनल से थ्रेशहोल्ड पहुंचा है. थ्रेशहोल्ड -40 है. थ्रेशहोल्ड पे पहुंचा है, एक्शन पोटेंशियल आया है. एक्शन पोटेंशियल की पीक आई है, देन रीपोलराइजेशन, देन हाइपरपोलराइजेशन. ये आप लोगों को पास पैटर्न है तो याद रखेगा. -55 इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ SA नोड और -40 इज द थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल ऑफ द SA नोड. और एवी फिर इसके बाद आप लोगों को कंफ्यूजन किस में होता है, वो वेंट्रिकल में होती है. वेंट्रिकल मसल इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम SA नोड. उसका एक्शन पोटेंशियल इज अबाउट -85 मिलीवोल्ट. सो ये इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम. जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहले जब हमारे पास पीछे से एक्शन पोटेंशियल खत्म हुआ, हाइपरपोलराइजेशन हो गया. अब क्या होगा, जो ये आप लोग एवी नोट ये देख सकते हैं सोडियम इनफ्लक्स. ये सोडियम इनफ्लक्स है बाय फनी सोडियम चैनल्स. फनी सोडियम चैनल्स की वजह से सोडियम का इनफ्लक्स हुआ. अब ये इट इज मूविंग, एक्शन पोटेंशियल इज मूविंग टुवर्ड दिस, पोटेंशियल इज मूविंग टुवर्ड द थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल. अब आएगा कैल्शियम चैनल्स का रोल. अब ये हमारे पास है ट्रांजिएंट कैल्शियम चैनल. दो तरह के कैल्शियम चैनल यू कैन फाइंड इन हार्ट, ट्रांजिएंट कैल्शियम चैनल एंड लेटेंट कैल्शियम चैनल.
जिसको आप एल टाइप कैल्शियम चैनल भी कहते हैं, जो कि आप लोग प्लेटिव फेज में डिस्कस करते होते हैं। तो ये हमारे पास सोडियम चैनल, सोडियम इनफ्लक्स हो रहा था यहाँ पे, फिर ये वाला यहाँ पे आके ये वाले हिस्से में कैल्शियम इनफ्लक्स हुआ, अब ये थ्रेशोल्ड पे पहुंच गया है। अब थ्रेशोल्ड से इसने डीपोलराइज होना है। डीपोलराइजेशन का वो पूछते हैं कि डीपोलराइजेशन में कौन सा आयन इन्वॉल्व है, तो कैल्शियम इज इन्वॉल्व इन द डीपोलराइजेशन ऑफ SA नोड। अगर आपसे पूछे कि वेंट्रिकुलर मसल की डीपोलराइजेशन में कौन सा आयन इन्वॉल्व है, सोडियम आयन इज इन्वॉल्व इन द डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकुलर मसल्स। सो ये डिफरेंट है थोड़ा सा, तो आप लोगों ने इसका ख्याल रखना है। देन रीपोलराइजेशन में वेंट्रिकल और SA नोड में दोनों में आउटफ्लक्स ऑफ द पोटेशियम ही होता है। सो ये 3 से 4 डिफरेंट तरह के MCQs है जो कि प्रोफ में आ चुके हैं, आ सकते हैं और मोस्ट प्रोबेबली आएंगे भी। Next question, which of the following condition at the SA node will cause heart rate to decrease? अब हमने वो कंडीशन ढूंढनी है जो हार्ट रेट को डिक्रीज करती हो, यानी SA नोड की फायरिंग को डिक्रीज कर रही है। SA नोड क्या है? SA नोड इज अवर पेस मेकर। हार्ट में करेक्टर क्या है हार्ट का? सबसे पहला अगर कोई पूछे व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हार्ट, देन द फर्स्ट करेक्टर ऑफ आवर हार्ट इज ऑटोमेटिसिटी। बाकी कोई किसी में ऑटोमेटिसिटी नहीं, हार्ट में ऑटोमेटिसिटी है, खुद ही हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट करना है। क्यों कॉन्ट्रैक्ट करना है? बिकॉज ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ दिस SA नोड। SA नोड पेस मेकर है, इसका फायरिंग रेट पूछा जा सकता है 70 to 100 टाइम्स पर मिनट। तो अब SA नोड का हम क्या देख सकते हैं? इंक्रीज इन नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन इज सिंपैथेटिक डिस्चार्ज, सिंपैथेटिक जो फाइबर्स होते हैं उनके एंड से रिलीज होती है। तो सिंपैथेटिक आपको पता है दो तरह के आप लोगों के पास होते हैं ऑटोनॉमिक फाइबर्स, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। आप लोगों को पता है कि सिंपैथेटिक इंक्रीज द हार्ट रेट एंड पैरासिम्पैथेटिक डिक्रीज द हार्ट रेट। तो नॉरएपिनेफ्रिन इंक्रीज हुई तो हार्ट रेट इंक्रीज होगा, तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज द सोडियम परमेबिलिटी। इंक्रीज द सोडियम परमेबिलिटी क्या मतलब हुआ? अभी मैंने आप लोग को पीछे दिखाया कि फनी सोडियम चैनल जब ओपन होते हैं तो क्या होता है, तो कुछ इस तरह होता है कि फनी सोडियम चैनल आप लोग के सामने यहाँ पे ओपन हुआ है। तो जब फनी सोडियम चैनल ओपन हुआ है तो हार्ट की क्या हो रही है, ये मूव टूवर्ड द डीपोलराइजेशन, यानी थ्रेशोल्ड की तरफ जा रहा है, यानी इसका फायरिंग रेट ज्यादा हो जाएगा अगर इंक्रीज सोडियम परमेबिलिटी होगी। तो ये आंसर भी गलत हो गया। फिर आ जाता है इंक्रीज कैल्शियम परमेबिलिटी। फिर आप लोगों ने देखा कि सोडियम फनी चैनल्स पहले थ्रेशोल्ड की तरफ लेके जाते हैं, फिर कैल्शियम चैनल लेके जाते हैं, तो ये भी ऐसे नोड के जिस का कंडीशन इंक्रीज करेगी हार्ट रेट, ये भी गलत हो गया। अब पोटाशियम परमेबिलिटी, इंक्रीज इन पोटाशियम परमेबिलिटी, दिस इज द राइट आंसर। रीजन, पोटेशियम परमेबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा हमारे पास, जब रीपोलराइजेशन होनी है इन फेज 3, आप लोग देख सकते हैं जो फेज 3 में होगी, तो रीपोलराइजेशन क्या होगी? स्पीड अप हो जाएगी। रीपोलराइजेशन स्पीड अप, इसका मतलब है कि ऐसे नोड का फायरिंग डिस्चार्ज कम हो जाएगा, परमेबिलिटी ज्यादा होगी तो हाइपर पोलराइजेशन स्टेट होगी। जब हाइपर पोलराइजेशन स्टेट होती है तो डिस्चार्ज ऐसे नोड का कम हो जाएगा, सो ऑब्वियसली हार्ट रेट विल डिक्रीज। तो दी इज द राइट आंसर। ई क्यों राइट नहीं है? डिक्रीज एसिटाइलकोलिन लेवल। एसिटाइलकोलिन इज अ पैरासिम्पैथेटिक मॉलिक्यूल। सो अब ये जो एसिटाइलकोलिन हार्ट रेट डिक्रीज करता है, अगर ये डिक्रीज हो जाएगा तो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज इट हैज इनवर्स रिलेशन विद हार्ट रेट। सो इट्स आंसर इज डेल्टा। अब ये चारों पांचों ऑप्शंस आप लोगों ने देख लिए, किसी भी तरह आपको घुमा के वो देख सकते हैं, वो डिक्रीज इंक्रीज ये चेंज करेंगे और आपका MCQ चेंज हो जाएगा। Which of the following are caused by acetylcholine? सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए acetylcholine क्या है। ये आप लोगों के पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स की एंडिंग से निकलती है, और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स का हार्ट पे क्या इफेक्ट होता है? डिक्रीज द हार्ट रेट। अब हार्ट रेट डिक्रीज कर रहे हैं तो आप पढ़ सकते हैं हाइपर पोलराइजेशन ऑफ SA नोड। इट सीम्स प्रीटी गुड, क्योंकि हाइपर पोलराइजेशन ऑफ SA नोड होगी तो क्या होगा? हार्ट डिपोलराइज नहीं हो रहा होगा। हार्ट डिपोलराइज नहीं हो रहा होगा तो क्या होगा? हार्ट रेट कम होगा। एसिटाइलकोलिन करता ही है। डीपोलराइजेशन ऑफ AV नोड का मतलब है डीपोलराइजेशन हो रही है तो मतलब है कंडक्शन हो रही है, कंट्रैक्शन हो रही है, सब कुछ हो रहा है। डिक्रीज परमेबिलिटी ऑफ SA नोड टू द पोटेशियम आयन। डिक्रीज परमेबिलिटी हो जाएगी SA नोड की पोटेशियम आयन से, तो क्या होगा? रीपोलराइजेशन नहीं होगी। रीपोलराइजेशन नहीं होगी तो क्या होगा? हार्ट का जो रेस्ट, हाइपर पोलराइजेशन नहीं होगी। जब हाइपर पोलराइजेशन नहीं होगी तो हार्ट का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मोर पॉजिटिव होगा। जितना मोर पॉजिटिव पोटेंशियल, उतना इजी टू जनरेट द एक्शन पोटेंशियल।
इंक्रीज हार्ट रेट भी गलत है बिकॉज एसिटाइलकोलिन इज अ पैरासिम्पैथेटिक एंड इट डिक्रीजेस हार्ट रेट. इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ द कार्डियक मसल टू द कैल्शियम आयन. सो कैल्शियम आयन की परमेबिलिटी इंक्रीज मतलब हार्ट रेट इंक्रीज, बट इट्स ऑपोजिट. हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन कैल्शियम आयन की वजह से होती है. आगे कैल्शियम आयन का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा रिलेटेड टू स्केलेटल मसल, सो मच वॉच, जो कि पूछा जाता है बार बार. A 60-year-old man has an EKG show that he has an RR interval. अगर आप लोगों ने मेरी ECG की वीडियोस देखी हुई है तो आप लोगों को EKG फिंगर टिप्स में होगी. So RR interval 0.55 सेकेंड. What it means? इसका मतलब है कि आपका दो हार्ट बीट के दरमियान 0.55 सेकेंड का टाइम है. अब अगर आप 60 को 0.5 यानी 60 एक मिनट में सेकंड्स हो गए, इसको 0.55 से डिवाइड करोगे तो आपका हार्ट रेट आ जाएगा. तो ये 110 राउंड अबाउट 109 110 हार्ट रेट आता है. 110 हार्ट रेट का क्या मतलब है? ये हार्ट रेट ज्यादा है. हार्ट रेट किस कंडीशन में ज्यादा होता है? अब हम ऑप्शन देखें. ही हैज अ फीवर. फीवर में आप लोग कभी अपना हार्ट रेट चेक करना, आप लोग ऑब्वियस चेंज करेंगे. व्हाई हार्ट रेट इंक्रीज इन द फीवर? बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज होता है. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर? मतलब टेम्परेचर से क्या फर्क पड़ता है? टेम्परेचर आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, आप लोगों ने हर जगह पे पढ़ा होगा. टेम्परेचर इंक्रीजेस द परमेबिलिटी ऑफ आयंस. द मोर द परमेबिलिटी ऑफ आयंस, द मोर द काइनेटिक एनर्जी. जितनी ज्यादा आयंस के पास काइनेटिक एनर्जी, उसकी परमेबिलिटी ऑब्वियसली उतनी ज्यादा होगी. काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द हीट, और उसकी वजह से तेजी से सब सारे प्रोसेसेस होंगे और हार्ट रेट इंक्रीज होगा. ही हैज अ नॉर्मल हार्ट रेट. रॉन्ग आंसर. ही हैज एक्सेस पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन ऑफ एसए नोड. एसए नोड की अगर पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होगी तो हार्ट रेट डिक्रीज होना चाहिए बिकॉज पैरासिम्पैथेटिक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्रीज ऑफ हार्ट रेट. तो ये आंसर गलत है क्योंकि उसका हार्ट रेट तो नॉर्मल से ज्यादा है. He is a trained athlete at rest. Trained athlete का heart rate slow होता है. ये बात याद रखिएगा. Trained athletes को ब्रेडिकार्डिया होता है. उसकी रीजन क्या होती है? Trained athletes की बॉडी अडेप्ट कर चुकी होती है, उन्होंने बहुत बड़ी रेसेस भागनी होती है. अगर उनका हार्ट रेट पहले से ज्यादा होगा तो वो जब रेस भाग रहे होंगे तो उनका हार्ट रेट और ज्यादा होगा और हार्ट उनका ओवर बर्डन होके फिर वर्किंग करना छोड़ सकता है. तो जो ट्रेंड एथलीट्स होते हैं उनका हार्ट ब्रेडिकार्डिया में होता है कि वो कम ऑक्सीजन लेता है. मतलब कम, अगर वो पंप कम कर रहा है तो उसको वर्क कम करना पड़ रहा है और उसको ऑक्सीजन कम चाहिए. अब जब वो रेस में भागेगा तो उसका एक हद तक ही वो हार्ट रेट इंक्रीज होगा, तो उसको कोई इफेक्ट नहीं होगा. इसलिए ट्रेंड एथलीट्स इतने किलोमीटर भाग सकते हैं. ही हैज हाइपरपोलराइजेशन ऑफ एसए नोड. हाइपरपोलराइजेशन ऑफ एसए नोड का क्या मतलब है? कि उसका हार्ट रेट जो है, हमारे पास हाइपरपोलराइजेशन एसए नोड है तो हमारा उसका हार्ट रेट डिक्रीज होगा क्योंकि एसए नोड डीपोलराइज नहीं हो रहा. डीपोलराइजेशन एसए नोड इंक्रीज, इसका मतलब है इंक्रीज हार्ट रेट. हाइपरपोलराइजेशन ऑफ एसए नोड, इसका मतलब है डिक्रीज हार्ट रेट. तो आंसर इज अल्फा व्हिच इज फीवर. अब जो मैंने आप लोग को हर ऑप्शन की एक्सप्लेनेशन दी है, इस एक्सप्लेनेशन से आपके 5 एमसीक्यू सॉल्व होंगे. What is the normal total delay of the cardiac impulse in the AV node plus bundle? AV node में delay आप लोगों ने पढ़ा होगा is 0.09 second only in AV node. इन्होंने plus bundle का है, तो अब आपको bundle का अलहदा से पता होना चाहिए. तो आप लोगों को मैं बताता हूँ कि जो bundle होता है उसमें 0.04 सेकेंड डिले होता है. तो AV node plus bundle 0.09 plus 0.04 is equal to 0.13. 0.22 भी एक केस में आंसर होता है, वो मैं बताऊंगा किस केस में होता है. 0.09 अगर सिर्फ एवी नोडल डिले पूछता तो होता आंसर. 0.12 सेकंड एक केस में होता है, वो केस भी बताऊंगा. 0.16 सेकंड भी एक केस में आंसर हो सकता है. लाइक इस स्टेटमेंट में वो कोई छोटी सी चेंजिंग करके इसका आंसर बिल्कुल चेंज कर सकते हैं. वो आप लोग को मैं आगे एमसीक्यूज दिखाऊंगा तो आप लोग को समझ आएगी. उससे पहले एमसीक्यूज दिखाने से पहले आप लोग को मैं हार्ट का थोड़ा सा पाथवे बताता हूँ कंडक्शन का. हाउ इट कंडक्ट इट्स एसए नोड. एसए नोड से कंडक्शन स्टार्ट होगी. ये इंटरनोडल पाथवे है. एसए से एवी में जाना है तो दो नोड्स को, एसए नोड को एवी नोड को जो जोड़ रहे हैं फाइबर्स, वो इंटरनोडल फाइबर्स है. ये उसके 3 ग्रुप्स होते हैं, एंटीरियर, मिडल एंड द पोस्टीरियर इंटरनोडल ट्रैक्ट. अब एवी नोड के बाद जाता है ये हमारे पास बंडल ब्रांचेस में. बंडल ऑफ हिज, फिर लेफ्ट बंडल ब्रांच, राइट बंडल ब्रांच, फिर परकंजे फाइबर्स से वो जाता है वेंट्रिकल में, फिर सारे वेंट्रिकल में फैलता है. अच्छा जी, अब इसका कंडक्शन पाथवे का आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा. अब देखिए एसए नोड से तो हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा. अब इंटरनोडल पाथवे से लेके एवी नोड तक जाते हुए इसको लगता है 0.03 सेकेंड. फिर एवी नोड के अंदर
डिले होता है। एवी नोड के अंदर डिले क्यों होता है, ये आप लोग के जहन में क्वेश्चन आता होगा। बिकॉज एवी नोड के अंदर लेस नंबर ऑफ गैप जंक्शन है। लेस नंबर ऑफ गैप जंक्शन, इट मींस डिले इन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रांसमिशन। सो एवी नोड फिर बंडल ऑफ हिस में जाके 0.04 सेकंड का डिले आता है। तो आप लोगों को पता लग गया कि इधर से इधर तक एवी नोड तक 0.03, एवी नोड में 0.09, देन 0.04। अब ये तो यहाँ तक का है। फिर जो हार्ट ने यहाँ से जाके डीपोलराइज होते 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 यहाँ पे अपनी बेस तक डीपोलराइज होना होता है। तो 0.01 सेकंड यहाँ तक बना एवी बंडल्स तक। उसके बाद यहाँ तक जाते हुए 0.06, यानी टोटल हार्ट को इस बेस पे आते हुए ना, कंडक्शन को वेंट्रिकल की बेस पे आते हुए एस ए नोड से, यानी कंप्लीट हार्ट को डीपोलराइज होते हुए ऑलमोस्ट 0.22 सेकंड लगते हैं। तो ये आप लोग कुछ देख सकते हैं एवी नोड का डिले क्यों हो रहा है। लेस नंबर ऑफ गैप जंक्शन 0.09 सेकंड। एवी बंडल में रेजिस्टेंस इन एवी बंडल ज्यादा होती है 0.04। इंटरनोडल पाथवे एसए नोड से एवी नोड के दरमियान 0.03 सेकंड। अब इस डिले का क्या फायदा है? दिस डिले हैज एडवांटेज। इसका एडवांटेज ये है कि हमारा एट्रिया को टाइम मिल जाता है कि वो वेंट्रिकल को फिल कर दे। फिर जब इस एवी नोडल डिले का ये एडवांटेज, अब देखिए इम्पल्स जब तक फैलेगी नहीं वेंट्रिकल में तब तक वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा ऑब्वियसली। और जब वेंट्रिकल जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तब तक एट्रिया के पास टाइम है कि वो वेंट्रिकल में ब्लड भेजे। तो एट्रिया वेंट्रिकल में ब्लड भेजेगा और क्या होगा, वो फिर एट्रिया पंप कर सकता है ब्लड। इफ द SA node discharge at the 0 second, when will the action potential normally arrive? अब आप लोग को ये खुद आना चाहिए। अब इन्होंने पूछा normally arrives at the AV bundle of his, यानी इससे पहले उसको इंटरनोडल पाथवे से गुजरना पड़ेगा, उसके बाद AV नोड से गुजरना पड़ेगा, फिर वो AV बंडल के पास पहुंचेगा। तो इंटरनोडल पाथवे का आप लोग को पता है 0.03 सेकंड डिले है और 0.09 डिले है इन AV नोड। तो टोटल अगर हम करें तो 0.12 सेकंड होगा। नेक्स्ट, इफ Purkinje fiber situated distal to AV node, AV junction become the pacemaker of the heart. अच्छा, हार्ट का पेसमेकर नॉर्मल है एसए नोड। एसए नोड समटाइम्स ये होगा अगर एवी नोडल ब्लॉक हो जाता है। एसए नोड क्यों हार्ट का मेन पेसमेकर है? व्हाई नॉट वेंट्रिकुलर? क्योंकि वेंट्रिकल भी पेसमेकर बन सकता है, Purkinje फाइबर भी। अब मैं उसकी रीजन बताता हूँ। बिकॉज जो जिसकी इम्पल्स छोड़ने की रेशियो, यानी जिसका डिस्चार्ज रेट ज्यादा होता है ना, हमेशा वही हमारा पेसमेकर बनता है। उसकी रीजन क्या है? फॉर एग्जांपल एसए नोड का 70 डिस्चार्ज रेट है, वेंट्रिकल का 50 है। मैं ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, इनके एग्जैक्ट मैं आपको बताता हूँ। Purkinje फाइबर्स का 30 है फॉर एग्जांपल। अब देखिए 70 सबसे ज्यादा है, अब वो 50 यानी 1 मिनट में कम करेगा। तो जो एसए वाला है वो जब 70 डिस्चार्ज करेगा तो ये जो है ना इस पे सुपर इम्पोज हो जाएगा। तो ये वाले जो पेस मेकर है ये वर्क नहीं कर सकते। जब एवी नोडल डिले हो जाए या एवी नोड ब्लॉक हो जाए तो फिर वेंट्रिकल को खुद से अपना पेस मेकर, एक्टोपिक पेस मेकर जनरेट करना पड़ता है। जो कि हम पढ़ते हैं कि अगर एवी नोड ब्लॉक हो जाए तो स्ट्रोक एडम सिंड्रोम होता है, यानी अनकॉन्शियस हो जाता है बंदा फॉर द टाइम बीइंग। आफ्टर 2 to 5 मिनट्स बंदा रिकॉन्शियस हो जाता है बिकॉज एक्टोपिक पेस मेकर वर्क करना शुरू कर देता है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक ईसीजी फाइंडिंग्स मैंने ईसीजी की वीडियोस में बताई हुई है अपनी कि वो क्या होंगी। सो यू कैन सी इट इन हियर। सो अब देखें Purkinje फाइबर्स का जो नॉर्मल रेट होता है वो 15 to 40 के दरमियान लाया करता है। 15 टू उसका जो फायरिंग रेट होता है, तो ये 30 मिनट्स पर सेकंड होगा। अगर वेंट्रिकल मसल हो तो 40 to 60 होता है राउंड अबाउट, एंड 60 to 100 होता है फॉर एसए नोड, और हम मोर प्रिसाइजली 70 to 100 कहते हैं अल्फा। सो अब एक और एमसीक्यू उसी तरह का आ गया। इफ एसए नोट डिस्चार्ज 0.00 सेकंड, एक्शन पोटेंशियल नॉर्मली राइज द एपिकार्डियल सरफेस एट द बेस ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब बेस ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल मैंने आप लोग को दिखाई थी, वो सबसे ऊपर होगी। मतलब ऐसे नोट से आते 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 एवी नोड में आएगा बंडल ऑफ फेज, Purkinje फाइबर्स, वेंट्रिकल एंड देन इनटू द बेस। ये एपेक्स होता है जो सबसे नीचे होता है, ये जो यहाँ पे होगा वो बेस होगी। सो इट टेक्स 0.22 सेकंड, या आप लोग अपनी बुक की डायग्राम में भी देख सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट, इन विच फेज ऑफ द वेंट्रिकल मसल एक्शन पोटेंशियल इज द पोटाशियम परमेबिलिटी द हाईएस्ट? आप लोग को वेंट्रिकल की पता होना चाहिए पोटाशियम परमेबिलिटी वेंट्रिकल मसल में कब हाईएस्ट होगी। पोटाशियम परमेबिलिटी
कब इंक्रीज होती है? जब हार्ट में रीपोलराइजेशन होनी होती है। तो रीपोलराइजेशन किधर होती है? फेज 3 में होती है। तो मैंने आप लोगों को जैसे पहले बताया कि आप लोगों ने देखना है ये 0 1 2 3 4 जो एसए नोट पे हमारे पास आप लोगों को नजर आता है 4 3 और 0, वो भी एक ही चीज है। मतलब ये जो 0 नंबर है, अगर आपसे पूछे ना व्हाट इज meant by 2 in ventricular muscle action potential, तो आप लोग को पता होना चाहिए 2 is a plateau phase। आप लोग को 0 1 2 3 4 का मतलब पता होना चाहिए। 0 mean depolarization, 1 slight repolarization, 2 is a plateau phase, 3 is a repolarization phase, and the 4 is a hyperpolarization state। तो व्हाट इज जीरो? जीरो इन, इसमें हमारे पास सोडियम इन होगा। जब सोडियम इन होगा, सोडियम की परमेबिलिटी इंक्रीज होगी। व्हाट विल हैपन? जब सोडियम की परमेबिलिटी हमारे पास इंक्रीज होती है तो हमारे पास क्या होता है? वेंट्रिकल का एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। मैंने ये बताया आप लोगों को कि वेंट्रिकल में सोडियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल डीपोलराइजेशन, और ऐसे नोड हमारे पास कैल्शियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीपोलराइजेशन। फिर हम जाते हैं फेज 1 पे। फेज 1 पे हमारे पास मिलता है हमें पोटाशियम, स्लाइट सा एंटर होता है, तो स्लाइट रीपोलराइजेशन होती है, साथ ही कैल्शियम चैनल खुल जाते हैं। अब ये वाले कैल्शियम चैनल है लेटेंट कैल्शियम चैनल, यानी एल टाइप कैल्शियम चैनल, जबकि एसए नोड पे जो कैल्शियम चैनल थे दे वर ट्रांजिट कैल्शियम चैनल, दीज आर डिफरेंट। सो लेटेंट कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगे, then there is a repolarization, which is a phase 3, and the 4 is the hyperpolarization. The more the permeability of the potassium ion, the more the ability to hyperpolarize the heart. If heart is hyperpolarized, it means the heart rate is decreased, क्योंकि hyperpolarize होगा तो उसको contraction के लिए टाइम चाहिए होगा। तो ये आप लोग को डायग्राम को डिफरेंट व्यू में दिखाया गया है। So this is zero phase depolarization, brief repolarization, plateau and the repolarization। तो plateau का मैंने आप लोग को करेक्टर बताया है कि due to plateau टेटनी नहीं होती। Why heart is not tetanyzed? Due to the presence of plateau phase। What is sympathetic stimulation? Sympathetic stimulation of heart क्या करेगी? Parasympathetic decreases the heart rate, sympathetic increases the heart rate। So हम इधर देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस हम one by one डिलीट करते जाएंगे। रिलीज द एसिटाइलकोलिन सिंपैथेटिक, नो। नॉरएपिनेफ्रिन होता है सिंपैथेटिक पे। डिक्रीज साइनस नोडल डिस्चार्ज रेट, नो। सिंपैथेटिक तो इंक्रीज करती है हार्ट रेट, तो साइनस नोड इंक्रीज होना चाहिए। डिक्रीज द एक्साइटेबिलिटी ऑफ हार्ट, नो, बिकॉज ये तो इंक्रीज करेगी एक्साइटेबिलिटी। रिलीज नॉरएपिनेफ्रिन एंड sympathetic ending, yes, it's true। Decrease the cardiac contractility, no, it increases the cardiac contractility। So delta is the right answer here। So next question, which of the following structure will have the slowest rate of conduction of the cardiac action potential? So cardiac action potential का slowest rate atrial muscle, anterior internodal pathway, AV bundle fibers, Purkinje fibers, ventricular muscle। I bet most of the student इसको गलत करेंगे। इसका आंसर होता है AV bundle fibers। Some of the students will think कि ये एट्रिया क्यों नहीं है, ये ventricle fibers क्यों नहीं है। एवी बंडल फाइबर्स जो हमारे पास है, ये हमारे पास इसमें रेजिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा होती है और इसमें गैप जंक्शन एज कम्पेयर कम होते हैं, सो इसका कम होता है। व्हाट इज, फिर आप लोग के जहन में सवाल आता होगा तो क्या इनका सीक्वेंस क्या होना चाहिए? सो सीक्वेंस है, सबसे ज़्यादा तेज कंडक्शन होती है परकंजे फाइबर्स में, देन एट्रिया में सबसे तेज कंडक्शन हो सकती है कंडक्शन, वेंट्रिकल में उसके बाद, देन बंडल ऑफ फेज, देन एवी नोड। एवी नोड का डिले देखिए आप लोग को याद है 0.09 सेकंड का, सबसे ज्यादा डिले एवी नोड में होता है। बंडल ऑफ फेज में 0.04 सेकंड होता है। ये आप लोग को सीक्वेंस आना चाहिए। दिस इज फ्रॉम फर्स्ट एड बुक, मैंने वहां से उठाया, सो इट इज प्रीटी एक्यूरेट सीक्वेंस। Next is, in a resting adult, the typical ventricular ejection fraction has what value? This is the book line, और ये MCQs आता है। ये this is a very important MCQs, repeatedly asked MCQ। It is 60%। यानी आप लोगों के पास अगर वेंट्रिकल में ब्लड पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल 100 ml आपके वेंट्रिकल में ब्लड है, तो वो क्या होगा? वो होगा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है? आपका वेंट्रिकल डायस्टली क्या होती है? जिसमें ब्लड ने भरना होता है। फॉर एग्जांपल ये आपका हार्ट है, सिंपल सा मैं बता रहा हूँ, आपका हार्ट में ब्लड भर रहा है ड्यूरिंग डायस्टली। आप लोग को पता है ड्यूरिंग डायस्टली क्या होता है? हार्ट में ब्लड आता है, हार्ट में ब्लड भर के हो गया 100 ml। आई एम जस्ट गिविंग सपोज एग्जांपल
100 ml हो गया। मैं सबसे इजी एग्जांपल दूंगा ताकि आप लोग को कैलकुलेशन समझ आ जाए। 100 ml हार्ट में आ गया। अब हार्ट ने जब कॉन्ट्रैक्ट करना है, जितने % ब्लड ने निकलना है वो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, और वो इजेक्शन फ्रैक्शन हमने देखना होता है कि कितना निकल गया और कितना रह गया। इजेक्शन फ्रैक्शन हम स्ट्रोक वॉल्यूम से फाइंड कर सकते हैं। इजेक्शन फ्रैक्शन है 60%। लाइक अगर आपका हार्ट में 100 ml है तो ये आपका क्या हुआ, इन डायस्टोलिक वॉल्यूम, इसमें से 60 ml निकल गया तो वो क्या हुआ, आपका स्ट्रोक वॉल्यूम हुआ। 60 ml इज स्ट्रोक वॉल्यूम। और आपके हार्ट में कितना पीछे रह गया, 40 ml, ये आपका हुआ एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, यानी सिस्टली के बाद 40 ml रह गया तो ये एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो ये क्या हुआ हमारे पास 40, तो ये इजेक्शन फ्रैक्शन था 60 ml, ये हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम से हम फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब स्ट्रोक वॉल्यूम, ये मैंने 100 से एग्जांपल दी थी, 60 ml तो 60% इजी हो गया। अगर ये थोड़ा डिफरेंट वैल्यू होगी तो आप लोग को निकालना पड़ेगा स्ट्रोक वॉल्यूम की रेशियो से सिंपल परसेंटेज का फॉर्मूला। अच्छा, अब एक और इसमें आती है, जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है उसको एक और नाम भी देते हैं, उसका वो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स कॉल्ड एज प्री लोड। जो प्री लोड है, हार्ट के पे पहले लोड आ चुका है सिस्टली से पहले, हार्ट ने जिस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट पंप करना होता है, लाइक उसको रेजिस्टेंस किस चीज की होगी, उसने एट्रिया में, उसने वेंट्रिकल से आर्टरीज में पंप करना है, तो आर्टरीज की एक रेजिस्टेंस होती है, तो वो रेजिस्टेंस क्या होगी, वो होगी आफ्टर लोड, जिसके अगेंस्ट हार्ट हैज टू पंप। Which of the following statement about cardiac muscle is most accurate? So सबसे पहले, the T tubule of cardiac muscle can store much less calcium than the T tubule in skeletal muscle. Okay, इसमें मैं बताऊंगा कि ये आंसर है कि नहीं। The strength and the contraction, क्योंकि T tubules of cardiac, चलो मैं साथ साथ ही बताता हूँ, T tubules of cardiac muscle store less calcium. This is wrong statement. It stores more calcium. जो हमारा कार्डिक मसल है ना, मैंने आप लोगों को बताया था, मैं कैल्शियम के बारे में बताऊंगा, वो यही था, जो कार्डिक मसल है वो मोर डिपेंडेंट है एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम पे एज कंपेयर टू skeletal muscle. This is an MCQ. This is a Viva question. This can be asked in SEQ. So more calcium is एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम पे हार्ट ज्यादा डिपेंडेंट होता है। फिर आ जाता है स्ट्रेंथ एंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डिक मसल डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ द कैल्शियम सराउंडिंग कार्डिक मायोसाइट। यस, इट इज ट्रू। स्ट्रेंथ और कॉन्ट्रैक्शन कार्ड, आप लोगों को पता है कैल्शियम ने जब बाइंड करना है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। सो बाकी ऑप्शंस रॉन्ग है, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो जो इसका आंसर बीटा है, तो बाकी ऑप्शंस क्यों रॉन्ग है। अब जो ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड इनसाइड द टी ट्यूब्यूल बाइंड क्लोराइड नहीं, यहाँ पे कैल्शियम आयन आ सकता था। कार्डिक मसल रिपोलराइजेशन इज कॉज्ड बाय ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल, नहीं, depolarization by sodium channel, repolarization by potassium channel. In cardiac muscle, the initiation of the action potential causes an immediate opening of the slow calcium channels. The initiation of action potential causes an immediate opening of slow calcium channels. नहीं, एक्शन पोटेंशियल की इनिशिएशन स्लो कैल्शियम नहीं, सोडियम चैनल की वजह से इनिशिएशन होती है। सो आप लोग देख सकते हैं इसका बीटा इज द राइट आंसर। बाकी क्यों राइट नहीं है उनकी मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी। Which of the following is most likely to cause the heart to go into the spastic contraction? Spastic contraction क्या होती है? Strong and continuous contraction. Spastic strong contraction क्यों होगी? Increase in body temperature. It seems like true, but it's not true. Increase sympathetic activity, ये भी नहीं। Decrease extracellular fluid potassium, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ई ऑप्शन देखें, एक्सेस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कैल्शियम, क्या होगा? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कैल्शियम एंटर मोर इनटू द सेल। जब वो ज्यादा कैल्शियम सेल में एंटर होगा तो उसकी एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी होगी, बिकॉज कैल्शियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। तो ई इज द मोस्ट suitable answer for this. Which of the following condition will result in a dilated and a flaccid heart? This is a very important MCQ. इस MCQs की mostly बच्चों को at the end of the day तक समझ नहीं आती और इसका concept भी समझ नहीं आता. So I will try to tell the concept what is meant by dilated or flaccid heart. अच्छा जी, excess of the calcium और ये different options है. आप लोग को अभी स्पास्टिक में बताया है कि एक्सेस कैल्शियम होगा, तो डायलेटेड का उससे कोई ताल्लुक नहीं है. फिर
इसका ताल्लुक है एक्सेस पोटाशियम इन आयन इन द ब्लड। अब ये किस तरह ताल्लुक है ये मैं आप लोग को समझाऊंगा। ये इस तरह ताल्लुक है डायग्राम देखें। पोटाशियम आयन ज़्यादा है जो सेल के अंदर है, फॉर एग्जांपल पोटाशियम आयन होता है, सेल के अंदर की बात कर रहा हूँ, और सेल के अंदर का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हार्ट का क्या होगा, नेगेटिव होता है। नेगेटिव कितना होता है, -85 80 इतना, इस रेंज में लाई कर रहा होता है। अब नेगेटिव है अंदर, बाहर अब क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर पोटाशियम इंक्रीज हो गया, पोटाशियम अब इंक्रीज हो गया। देखिए हार्ट के जो अंदर होता है ना पोटाशियम, ये लीकी चैनल्स कुछ होते हैं, उसके थ्रू बाहर भी आ रहा होता है। अब बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर पोटाशियम है ज्यादा, अब ये एज कंपेयर बाहर कम आएगा। पोटाशियम कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग इनसाइड द सेल व्हाट इट, और बाहर से पोटाशियम अंदर जाने की कोशिश करेगा। तो व्हाट विल हैपन, अंदर जो नेगेटिव है ना, ये -80 की जगह थोड़ा सा ऊपर आएगा। फॉर एग्जांपल ये -60 पे आ जाता है। अब -60 से इसने जाना है +20 तक। अब ये जो डिस्टेंस है क्या हुआ है, ये डिक्रीज हो गया। ये डिस्टेंस डिक्रीज हुआ है तो वोल्टेज हो गया डिक्रीज, मतलब वोल्टेज का डिफरेंस डिक्रीज। वोल्टेज का डिफरेंस डिक्रीज तो इंटेंसिटी डिक्रीज, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन की इंटेंसिटी डिक्रीज होगी। अब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन की इंटेंसिटी हुई है कम, इसका क्या मतलब है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन है वीकर। अब कोई चीज वीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने कपड़ा पकड़ा है, एक आपके पास कपड़ा है, आप एक साइड से आपने पकड़ा हुआ है, एक साइड से आपके दोस्त ने पकड़ा हुआ है। आप अगर उसको ढीला छोड़ दोगे वो फ्लैसिड हो जाएगा। अगर आप उसको दोनों साइडों से खींच के रखोगे, तो जोर से खींचोगे तो वो बड़ा टाइट रहेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, इंटेंसिटी है कम। जब इंटेंसिटी कम है तो कॉन्ट्रैक्शन की इंटेंसिटी भी कम होगी। जब कॉन्ट्रैक्शन की इंटेंसिटी कम होगी तो हार्ट फ्लैसिड फॉर्म में ही रहेगा ना, कि मतलब वो उतनी स्ट्रोंगली अपने आप को इकट्ठा नहीं रख रहा, तो दैट्स व्हाई इट्स फ्लैसिड। तो ये इसके पीछे कॉन्सेप्ट है कि इट मेक्स एक्स्ट्रा सेलुलर पोटाशियम मेक्स resting membrane potential more positive. So it is the right answer. So this is all about the heart physiology MCQs जो कि मैंने आप लोगों को बताए थे, जिनके रिलेटेड मैंने किया। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए ECG की वीडियोस भी बनाई थी, जिसमें आई हैव एक्सप्लेन ऑल द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू ECG इंटरप्रेट कैसे करनी है, डिफरेंट ECGs आप लोगों को दिखाई थी। Now along with the circulation I will explain the MCQs of the cardiac cycle from different sources, और उसको एक्सप्लेन करूंगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो डू सब्सक्राइब, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दे कैन गेट बेनिफिट ऑफ इट, और try to understand these things or try to apply these things, because at the end of the day thing which matter कि आप अपना नॉलेज किस तरह अप्लाई करते हो, your cramming doesn't matter at all. Thank you very much.